ठीक है। आज कितना तारीख है? क्या 16 फेब। ठीक है। पहले पॉलिटी किस किस ने किया? मेरे से आपने तो किया। व्हाट इज योर नेम? अरे आए थे ना तब आप? वाई यू हैव नॉट कम आफ्टर दैट? Why you have not come after that, na? Why? So because sir, I have started this from November only. So only 2-3 classes were there of governance, like I have taken only that. Oh, हाँ. After that, I have not took the classes over here. हाँ. अब मेरा क्लास 4-5 महीने बाद हो रहा है. ठीक ठीक. आप कहाँ थे भाई? बात कर ली हमारी इनसे? ठीक है ना? बता देना मेरे को. ठीक है ना? थोड़ी. What is your name? आप तो थे? Your name? भीम. हाँ. Where is that? साथ बैठता था ना लड़का, क्या नाम? क्या नाम था उसका? कार्तिक. कार्तिक. You were there ना? In the ethics you were there, भीम. Governance. हाँ, governance. You were there? You are not there ना? This is the first class. No, don't do. What is your name? Mohit. This is the first class? Vikrant, right. Tony Smak. Aman. Kirit. Alright. ठीक है. ओके, हम मेरा बहुत टाइम बाद क्लास हो रहा है यहाँ पे, है ना? आफ्टर 4 to 5 months आई एम हैविंग द क्लास. ठीक है. ये अटेंडेंस लगा दी सबने? यहाँ पे 5 नाम होंगे. Today we are having the class of the Indian polity and constitution. ठीक है, इसको समझते हैं. Humani, you have took the class of the Indian polity. This none of the student who has took the class of the Indian polity. किरत आपका भी नहीं हुआ? It means I am taking the Indian polity almost after a year. एक साल पहले ही आओगे फिर मैंने पॉलिटी ना. आपने किया था सर ऑलमोस्ट अगस्त के आसपास. अगस्त के आसपास. हाँ, ठीक ठीक. जून जुलाई. हाँ, ठीक है. आज हम इसको स्टार्ट करते हैं. With the Indian polity, see, our class will be up to the February 28. Okay, because देखिए आपका ना 2 टाइप का बैच होता है. एक तो होता है फुल लेंथ बैच और एक होता है मतलब कि like prelims we are conducting currently. Okay, currently my schedule is quite heavy. Okay, so I will not be able to take the full length batch. पूरा बैच तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर आपका होली का छुट्टी आ जाएगा. तो फिर होली का छुट्टी आएगा तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो वो भी मजा नहीं आएगा. But we'll continue with the classes. Today is February 16. Okay, we'll continue up to February 28. ठीक है. We'll discuss about the major topics. Major topic जो भी मोटे टॉपिक्स हैं हम सबको डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर. और क्योंकि जो आपका मेजर सिलेबस है वो तो फुल लेंथ बैच में ही हो पाता है. ओके, बट स्टिल वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटी इज अबाउट. हम पूरा पॉलिटी को समझ लेंगे कि क्या है, आप उसे अच्छे से समझेंगे. I need your cooperation for next few days. Okay, I will extend my cooperation to you, but I also need your cooperation. At that time you should devote yourself. Okay, आपको कोई भी डाउट हो, I am there. Okay, किसी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट का, मेरे पास तो कोई भी सब्जेक्ट ले आइएगा, बट अभी तो पॉलिटी लाइएगा. Okay, why to interpret the subject of the other subject? But हाँ, पॉलिटी में I am there. Okay, I want कि आप थोड़ा इसको समझ के चलें और थोड़ा जो क्लास का डेकोरम है उसको बना के चलें. क्लास के बाद आप क्या कर रहे हैं, इट इज नॉट माई कंसर्न. कुछ भी कीजिए, बट थोड़ा ना क्लास में मुझे डेकोरम अच्छा चाहिए होता है, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए होता है. क्लास के बाहर तो मैंने कभी नहीं रोका टोका आप लोगों को, फिर शायद से कभी नहीं बोला होगा. क्लास के बाद आप कुछ भी कीजिए, इट इज नॉट माई अथॉरिटी. चाहे आग लगा दो, मेरा ये काम वही. बट क्लास के अंदर, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी अटमोस्ट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज. वन डे यू आर गोइंग टू बिकम द IAS एंड IPS, और आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं बात करने में. टाइम नहीं है आपके पास. दिस इज टू बी अंडरस्टूड बाय यू. वक्त की ही कमी है आपके पास. और सिविल सर्विसेज है, यहाँ पे कुछ भी जल्दी नहीं होता. समझ रहे हैं ना आप लोग? यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है. ये ऐसा कोई, अगर आपको कुछ गलत फहमी है कि आप YouTube देखा हमने और फ्रॉम देयर वी गेट द मोटिवेशन कि विल क्लियर द एग्जाम, इट डजंट मीन इट इज द डिफिकल्ट एग्जाम. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम. सबसे इजीएस्ट एग्जाम में से एक है ये. बट ना इस एग्जाम को थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ता है,
फिर आप धीरे धीरे जैसे इस एग्जाम में उतरेंगे तो आपको पता, बट हाँ यूट्यूब नहीं है एग्जाम कि एक जैसे आप यूट्यूब पे टाइम खराब कर ले हम, या फिर वो इंस्टाग्राम वगैरह वो चलाते रहते हैं, उसके ऊपर पेजेस वगैरह आते हैं ना, उस पर भी अपना टाइम खराब हो जाता है। या फिर टेलीग्राम चैनल आजकल काफ़ी हमारे जो, हम तो अलाउड नहीं है इन चीज़ों के लिए बिकॉज हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बट हाँ कुछ हमारे दोस्त हैं वो टेलीग्राम चैनल कुछ चलते हैं, उसके ऊपर एंशिएंट हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह का कुछ बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, वो भी इतना रेलिवेंट नहीं होता। तो आप जितना ज़्यादा, देखिए आज में और पहले में प्रॉब्लम क्या था, लाइक जैसे हमने अपीयर किया तो हमारे टाइम में ना स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता था, मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, तो इसका फायदा भी था और नुकसान भी था कि आपके टाइम में ना रिसोर्सेज बहुत है, टेलीग्राम देख लिया, यूट्यूब पे 10 टीचर मिल गए, तो मतलब आप, अब इससे होता क्या है, आपकी एनर्जी ज्यादा खराब हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड यू नीड अ मेंटोर विच विल गाइड यू कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। यूपीएससी में ज्यादा ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना रादर देन क्या पढ़ना है। ये लाइन आप याद रखिएगा, जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना, 90% एग्जाम तो अपना उसी दिन हो जाएगा, राइट कंडीशन, ठीक है ना, 90% तो हमारा उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि बुक्स तो इतनी है मार्केट में, बुक्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, यूट्यूब भी है, फिर तो एवरीबडी विल क्लियर द एग्जाम। बट ऐसे ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट यू नीड द राइट डायरेक्शन, ओके, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें चाहिए, एंड द रिस्पेक्ट फॉर द टाइम, क्योंकि वही सबसे कम है आपके पास आज के टाइम पीरियड में। आप हमेशा यही सोच के चलेंगे कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट। अगर हम 6 अटेम्प्ट सोचते रहेंगे फिर तो 5 ईयर प्लान बन गया वो पंचवर्षीय योजना, और फिर उसमें तो भी बैठे रहेंगे हम, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना अपना। तो हमने हमेशा यही सोच के चलना है, अवर फर्स्ट अटेम्प्ट इज अवर लास्ट। एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा, बहुत आसान है ये, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आई हैव टू मोटिवेट यू। मोटिवेशन के लिए तो विकास दिव्य कीर्ति एंड अवधोजा सर इज इनफ, इतना मोटिवेशन है यूट्यूब के ऊपर, इससे ज्यादा मैं क्या चाहिए मोटिवेशन। बट रियलिस्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आई हैव बीन इनटू, आई हैव गिवन सो मच ऑफ द ब्लड इनटू दिस सर्विसेज, तो मुझे पता है इसका कि एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है स्टूडेंट को, सर एनसीईआरटी कैसे पढ़े, इसको पढ़े तो क्यों पढ़े, इसमें से आएगा क्या, न्यूज़पेपर में से क्या आएगा, जनरली ये डाउट्स रहते हैं, मतलब। बट अगर ये डाउट आप 1 साल तक पूछ रहे हैं तो प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में, अगर 1 साल तक ये डाउट है तो, क्योंकि न्यूज़पेपर 3-4 महीने में अपना हो जाना चाहिए। हमें क्या पढ़ना है, क्या रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, हमारा टाइम कितना डिवोट होना चाहिए। आप कभी भी एक दूसरे को कॉपी मत कीजिएगा, कि जैसे क्या पता कोई 25 साल का हो, कोई 28 साल का हो, कोई मैरिड हो, कोई अनमैरिड हो, सबके अपने ओपिनियन है प्रिपरेशन के ऊपर, हर एक को अपने व्यू पॉइंट से करना है ना प्रिपरेशन। अब एक स्टूडेंट जो क्लास 12th के बाद आया है और एक स्टूडेंट जो 28 साल का है, दोनों के ऊपर सेम फिलॉसफी कैसे लग जाएगी? गेटिंग दिस पॉइंट, दोनों के ऊपर अलग फिलॉसफी रहेगा। 28 साल वाला है, जैसे मैं कहीं और भी पढ़ाता हूँ तो वहां पे बहुत ज्यादा मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, तो मैच्योर स्टूडेंट्स में फायदा ये रहता है उन्हें ज्यादा बताने का जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा लाइफ वगैरह सीखा होता है उन्होंने और समझा होता है कि हाँ यार ये चीजें हैं, और थोड़ा ये नहीं कि जो 18-20 साल का है वो इमेच्योर हो गया, वो धीरे धीरे भी एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है, वो भी जो 25-26 साल का वो समझ ही जाएगा कि लाइफ क्या है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जो अपनी एनर्जी है उसको एक जगह कंसंट्रेट करके रखिए, उसको समझिए और इजीली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट डू नॉट गो इन दिस कि आप ये सोच रहे हैं कि हमने यूट्यूब देखा और यूट्यूब पे कोई आपने वीडियो देखा कि वो आईएएस बन गया और आईपीएस बन गई, तो वो ऐसे नहीं होता। एग्जाम बहुत डायनेमिक है, एग्जाम का जो बैकग्राउंड है वो अलग है। आपने सोचा 21 साल की उम्र में वो आईएएस लग गया, वो आईएएस लग गई, 21 साल की उम्र में जब वो लगे हैं तो वो 16-17 साल की उम्र से तैयारी कर रहे थे, ठीक है कि नहीं? बोलने में तो कुछ भी कह दो, बोलने में तो कह दो कि हमने तो 20 साल की उम्र में तैयारी शुरू करी, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे हमने 15 दिन में प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, तो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है ना? थोड़ा आप एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलिए टुवर्ड्स द एग्जाम, एग्जाम हो जाएगा, सब्जेक्ट में उतरने की कोशिश कीजिए, ओके। धीरे धीरे व्हेन यू विल नो अबाउट योर, पहले तो ना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर योर थ्रेट्स। When you will analyze all these things, na, so you will be, you can make a self-introspection. Self-introspection is very much necessary for this exam. Self-introspection means कि we are aware about that what we are and who we are. This is very much necessary. Self-augmentation is very much necessary for this exam. हम बने एसएससी के लिए आगे यूपीएससी में, या फिर हम बने यूपीएससी के लिए गए हम सिविल्स में, किसी और में सिविल इंजीनियरिंग में. These are the major things. तो दैट्स वाई कि जो आपके
पुराने भी यहाँ पे बच्चे हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनसे थोड़ा बहुत पता कर लिया। और दोस्ती यारी इतनी ही रखी जितनी ज़रूरत है, ठीक है ना, ज़रूरत के हिसाब से दोस्ती यारी होती है सिविल सर्विस में। बात कर लिया, थोड़े बहुत नोट्स वगैरह हो गए, कभी छुट्टी वगैरह लग गई, हर रोज़ को अभी स्टूडेंट स्किप भी कर देता है, पर्सनल लाइफ भी होती है स्टूडेंट्स की, तो आपको ज़्यादा ही पर्सनल रहता है भाई, ठीक है ना, बिजी भी रहते हैं आप लोग। तो आपने इतना टाइम दिया मेरे को कि सर आप क्लास ले लीजिए, ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ही है, इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए आप मतलब जो भी आप मतलब टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बहुत वाइजली इन्वेस्ट करके आप रखिए। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, आई कैन सी देयर फेसेस, तो आई विल गिव यू द हैंडआउट, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको आगे का जर्नी कैसे कंडक्ट करना है, और हमें क्या डूज एंड डोंट्स पता लग जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ द इंडियन पॉलिटी, पहले हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे अपना पॉलिटी में। सिलेबस तो शुरू हो जाएगा, कहाँ पे जा रहा है, ना इंस्टीट्यूट कहीं जा रहा है, ना टीचर कहीं जा रहा है। ओके, टीचर तो कभी कभी जाता है, वो आ ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज यूपीएससी, थोड़ा हम यूपीएससी के बारे में जानते हैं, सिविल सर्विसेज क्या है, ओके, आप उसको लिखेंगे, फिर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेश पे प्लीज मेंशन द डेट एंड डे रिटन, ठीक है। इफ एनी, थोड़ा स्पीड ज़्यादा चला जाता है टीचर्स का, तो अगर कोई वर्ड लाइन सेंटेंस रह जाए तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा, बाद में उसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। शैल वी स्टार्ट, ठीक है, एवरीबॉडी इज रेडी, चलो। राइट, द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज यूपीएससी, व्हाट इज यूपीएससी, ठीक है। फुल फॉर्म तो लिखने का जरूरत है नहीं, हम इसका यूपीएससी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी which serve as a screen watchdog over the merit system of India, ब्रैकेट में लिखेंगे, वॉचडॉग आर द पर्संस और द ऑर्गेनाइजेशंस, वॉचडॉग आर द persons or the organizations that monitors the behavior of individual, government or private organization. नेक्स्ट पैरे से लिखेंगे, यूपीएससी इज कंसर्न्ड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ प्लीज राइट इन कैपिटल वर्ड्स एंड इन्वर्टेड कॉमास, ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ स्ट्रीम एआईएस ऑफिसर्स, it should be written in capital words and inverted commas, AIS officers, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे हम IAS, IPS, IFS और IFOS। बोलो बोलो, क्या चाहिए थे, कब क्यों चाहिए थे, लिखो ओके, IFS और IFOS, ठीक है, यहां से लिखा, ब्रैकेट क्लोज। एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज एंड फर्दर UPSC is consulted on, and further ध्यान से लिखेंगे, UPSC is consulted on various promotional and disciplinary
screen, and disciplinary matters. Next para. UPSC is a constitutional body. UPSC is a constitutional body under Article 315 to Article 323. 315 to Article 323, Part 14. Screen 14 should be written in Roman style only. Part 14 of COI. COI means Constitution of India. Okay? Of COI, which contains detailed elaborated provisions regarding composition, appointment, and removal of members along with independence, powers and functions. Okay? Next line say, but UPSC is not concerned with the ABCD. A, classification of services. B, pay and service conditions. C, cadre, CADRE, cadre or zone management. D, training, etc. See? Next line. All these matters are directly handled by the capital words, inverted commas, screen, DOPT, handled by the DOPT. फुल फॉर्म लिखेंगे इसका, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग. And furthermore, this department of DOPT comes under screen. First we write down the short form. Full form लिखिए. Ministry of Personnel, Public grievances, grievances means issues, public issues, okay? Public grievances and pension. बस जनरल नॉलेज के लिए लिख लीजिए ब्रैकेट में, प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज द इंचार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री. वैसे तो काफी को पता ही होगा, बट फॉर्मेलिटी के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज द इंचार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री. ठीक. नेक्स्ट लाइन. Previously UPSC was known as FPSC. FPSC फुल फॉर्म लिखो इसका,
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, कॉमा देके पीएससी, स्क्रीन पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। नेक्स्ट टाइम लिखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमीशन, the headquarters of the commission are located at screen Dholpur House, न्यू दिल्ली। ब्रैकेट में लिख लीजिए यूपीएससी भवन, क्योंकि स्टूडेंट ना ज्यादा यूपीएससी भवन नहीं जानते हैं इसे, यूपीएससी भवन, ठीक है। नेक्स्ट पैरा से लिखो, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स, द रॉयल कमीशन और द सुपीरियर सिविल सर्विसेज was set up under the chairmanship of screen Lord Leo Fairham, by the British government in 1923. Next para. But post independence we changed the discourse of this service and segregated this service into various parts like IAS, IPS, IFS, IRS, etc. Leave two lines and write. Recently in the year 2016-17, ध्यान से लिखेंगे, the government has changed the zone or cadre allocation policy, which was requested for the civil services candidates. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, the latest zone or cadre allocation policy, is as follows. ठीक है, तो वी हैव टू मेक अ काइंड ऑफ चार्ट, ओके। हम दो सेक्शन में उसे डिवाइड कर देंगे, एक तरफ आप लिखिए जोन और एक तरफ आप लिखिए कार्डर्स, ठीक है।
स्क्रीन। जोन 1, ठीक। अब जोन 1 के सामने ना जोन 1 के एरियाज या स्टेट्स आ जाएंगे, उनका नाम लिखते हैं। ओके, कोशिश कीजिएगा कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें, जैसे पंजाब को पीबी, हरियाणा को HRY, राजस्थान को RG, इस टाइप में यूज कर जाती हो। पहले लिखिए एगमट, ये बाद में बताऊंगा एगमट क्या है। ओके, एगमट के बाद लिखिए जेके, कॉमा देके लिखते रहिए। ओके, एगमट कॉमा जेके कॉमा HP, व्हाट इज HP? हिमाचल प्रदेश। ओके, कॉमा UK, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, ठीक है। जोन 2 ऐसे लिखिए, तो समझ आ गया सबको कैसे लिखना है, ठीक है। जोन 2 यूपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। जोन 3 गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, MP एंड छत्तीसगढ़। जोन 4 वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड, त्रिपुरा एंड नागालैंड। जोन 5 तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। बॉक्स को हम बंद कर देंगे, इसे क्लोज कर दीजिए बॉक्स को। ओके, नाउ लीव वन लाइन देन राइट एवरी ईयर April 21, every year April 21 is celebrated as Civil Services Day. On April 21, generally we find out that the Prime Minister India as well as the President of India will address the top bureaucrats or the civil servants of our nation. नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे the civil servants are generally described as capital words inverted commas steel frame of India, they are the blood and heart of the nation. They are the blood and heart of the nation, without which see what we will use the adjective. Okay, will not use the government, without which state cannot function, ठीक है। प्लीज शो डाउन, गेट रिलैक्स फॉर अ मिनट, देन विल स्टार्ट द डिस्कशन ओवर दिस। एक बार इसको पढ़िए आप अच्छे से, प्लीज रीड द टॉपिक फ्रॉम द बिगिनिंग।
प्लीज फास्टली रीड द एंटायर ऑफ द टॉपिक, जल्दी से इसे पढ़िए एक बार। डिस्कशन करें, ठीक है? शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन? ओके, प्लीज बी अटेंटिव। सो देखिए, पहले हम वी हैव रिटन फ्रॉम द व्हाट इज यूपीएससी। इससे पहले ना हम एग्जाम को समझते हैं थोड़ा, कि सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सी व्हाट इज द नेम ऑफ आवर एग्जाम? सिविल सर्विसेज, बिकॉज वी आर रिक्रूटेड फॉर द सिविलियन पोस्ट। सिविल सर्विसेज वो सर्विसेज होती है विच आर नीदर जुडिशरी नॉर आर्मी नॉर पॉलिटिकल। जनरली हमारे पास 4 स्ट्रक्चर हैं, ना तो ये आर्मी से इनका कोई रिलेशन होता है, ना ही इनका कोई पॉलिटिक्स से रिलेशन होता है, और ना ही इनका किसी जुडिशरी के काम से। ओके, these are the most important functionary into the government of India, without which the government cannot function. If the IAS or IAS is the most important, समझ लीजिए, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। IAS इज एवरीथिंग, हम उसको यही मानेंगे। बाकी सर्विसेज भी हैं, उनका भी अपना रिस्पेक्ट है, IPS है, IRS है, IFS है, अलग अलग सर्विसेज हैं, बट सबसे मेन कौन सा है? IAS। क्योंकि ना IAS का जो सर्विस है, इट इज अ जनरलिस्ट सर्विस, ये सबके लिए है। जैसे बाकी जो सर्विसेज हैं वो स्पेशलाइज होती हैं, जैसे इंडियन पुलिस सर्विस, तो पुलिस में क्या है? पुलिस एक स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू क्या है? स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है। बट एडमिनिस्ट्रेशन वो सभी को हैंडल कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पहले 2 चीजें आपको क्लियर रखनी है, यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं होता। यूपीएससी तो बहुत सारे एग्जाम कराता है, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी कराता है, वो तो सिविल सर्विसेज भी कराता है, बहुत एग्जाम्स कराता है यूपीएससी। तो यूपीएससी इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। हाँ, उसमें जो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, दिस इज व्हिच एग्जाम? सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम। नाउ यू गॉट विद दिस? तो आपसे कभी कोई पूछता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस या आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे, सिविल सर्विसेज। आईएएस और आईपीएस तो डेजिग्नेशन है, उसमें पोस्ट है, वो तो हमारी प्रेफरेंस हो सकती है। हमने कह दिया कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, किसी ने कहा कि सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस है, तो आईएएस आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप तैयारी किसी का कर रहे हैं? सीएससी का। एंड द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूपीएस। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? देखिए, इंडिया पूरा फेडरली डिवाइडेड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पूरा डिवाइड है इंडिया। अगर सेंटर को हमने यूपीएससी दिया है तो स्टेट को एसपीएससी दिया है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? अगर सेंटर के पास सुप्रीम कोर्ट है तो स्टेट के पास हाई कोर्ट, सेंटर के पास पीएम है तो स्टेट के पास सीएम है, सेंटर के पास प्रेसिडेंट है तो स्टेट के पास गवर्नर है। एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिवाइडेड। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेंटर के पास रिजर्व रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? यू विल नॉट फाइंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and the Ministry of External Affairs in any state. Getting my point or not? किसी भी स्टेट के मंत्रालय में MOD और MEA नहीं होगा, God is not, क्योंकि वो सब्जेक्ट किसके हैं? That is of the center. India is completely divided from the center, state as well as the district. और हर एक को एक IAS हेड करता है। डिस्ट्रिक्ट के मालिक है DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, टॉप रैंक 1 IAS ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फिर स्टेट के रैंक 1 IAS ऑफिसर कौन है? चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी इज द रैंक 1 IAS ऑफिसर ऑफ द स्टेट। एंड थर्ड वन इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर? कैबिनेट सेक्रेटरी इज द रैंक 1 IAS ऑफिसर इन द कंट्री। क्लियर? बट पूरा बहुत अच्छे से डिवाइडेड है। वैसे तो जो अगर देखा जाए तो जो वैसे बेस्ट सिस्टम है फेडरली डिवाइडेड का, वो है यूएसए का। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है, अगर थोड़ा मन हो कभी तो पढ़ लीजिएगा। यूएसए का जो फंक्शनरी है बहुत अच्छा डिवाइडेड है, और सबसे बेस्ट सिस्टम जितना मैंने आज तक अपनी रिसर्च में पढ़ा है। बाकी इंडिया भी ठीक है, क्योंकि अभी हम इतने मैच्योर कंट्री तो है नहीं, 70 to 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 70 से 75 साल में हमने ठीक ठाक किया है, ऐसी बात नहीं है। डिवाइडेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, सेंटर को भी दिया है, स्टेट को भी दिया है, रिजर्व सब्जेक्ट्स भी हैं,
स्टेट को कभी आर्मी थोड़ी ना दिया जाएगा, डिफेंस कैसे दिया जा सकता है स्टेट को? अगर हमने हरियाणा को डिफेंस दे दिया, ये तो अपना कंट्री बना के बैठ जाएंगे लोग। तो वी हैव डिवाइडेड, स्टेट को दिया नहीं, स्टेट को भी कुछ देना पड़ेगा, पुलिस दी है स्टेट को, यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टेट को पुलिस दिया है, वो भाई पुलिस विल फाइट अगेंस्ट द क्राइम, रेप, मर्डर, हाफ मर्डर, जो भी ये इश्यूज चलते रहते हैं कॉमन इश्यूज के साथ, और आर्मी विल फाइट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन। तो एक्सटर्नल एग्रेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ द सेंटर, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड बाय अस। और फॉरेन अफेयर इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटर, नॉट ऑफ द स्टेट। मतलब पूरा हमने, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरा हमने सिस्टम को बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, कि जितना भी हमारा जो सिस्टम है सर्विसेज का, कि वी आर हैविंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम, इट कम्स अंडर द टॉप 5 एग्जामिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट लाइक दैट इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है। हाँ, दिक्कत क्या है कि सिलेबस इसका बल्क में है, सिलेबस बहुत ज्यादा बल्क है, तो उसमें एक स्टूडेंट को रास्ता नहीं मिल पाता कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कहाँ से हमारा नॉलेज गेन होना चाहिए। देखिए, आप कहें कि स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आईएएस बन गया, उससे स्टूडेंट नहीं बनता, ऐसे नहीं होता। देखिए, मेहनत आखिरी में आपकी ही होगी। इंस्टीट्यूट इज ओनली फॉर द गाइडेंस, कि आपको बता देगा कि आपको इतना पढ़ना है, डूज एंड डोंट्स थोड़े पता चल जाएंगे, सब्जेक्ट्स में थोड़ा जो काम आप 3 साल में करेंगे इंस्टीट्यूट आगे वो 1 साल में हो जाएगा बस, और कोई इतना फर्क नहीं होता उसमें। थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, टीचर से इंटरेक्शन हो जाता है, आंसर राइटिंग वगैरह हो जाता है। बाकी ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, देखिए हमने तो अपनी प्रिपरेशन में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया था, बट हाँ, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। सो एट दैट टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट कि सिविल सर्विस एग्जाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमीशन, विच कमीशन इज कंडक्टिंग योर एग्जाम? यूपीएससी। जैसे अपना स्कूल का कंडक्ट सीबीएसई करता था, नाउ यू क्लियर विद दिस और नॉट? हमारे 10th और 12th के एग्जाम किसने करवाए थे? सीबीएसई ने। तो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम कौन कराता है? यूपीएससी। ठीक है, और यूपीएससी में जो हम एग्जाम देंगे उसका नाम क्या है? सिविल सर्विस एग्जाम। इसमें टोटल 22 सर्विसेज होती हैं, दैट शुड बी क्लियर टू यू। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है सिविल सर्विसेज एग्जाम। एक है एआईएस, सेकंड इज सीएस जीए एंड थर्ड इज सीएस जी। ठीक है कि नहीं? ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये वाला लेक्चर दोबारा नहीं होता। ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी। तो जैसे अगर आप इसको पूरा अच्छे समझेंगे तो इवन वी कैन फाइंड ऑन द गूगल ऑल्सो, आपको इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। द इंटरनेट इज गॉन। ओके, देखिए इसके अंदर भी दिस इज ऑल इंडिया सर्विस, इज विजिबल टू एवरीवन? ओके, ऑल इंडिया सर्विस में पहला कौन सा है? आईएएस, और दूसरा है आईपीएस। ठीक है, इसके बाद कौन सा शुरू हो गया? सीएसजीए, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए। तो उसमें कौन सी आ गई? इंडियन फॉरेन सर्विस, क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस कैन नॉट बी द ऑल इंडिया सर्विस। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय व्यू पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू? डिड यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सबको क्लियर है? जो आईएफएस होगा वो ऑल इंडिया सर्विस कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस कौन सा है? जो सेंटर और स्टेट दोनों में सर्व कर रहा है। जो गेटिंग माय पॉइंट? और आईएफएस को सिर्फ कहां पे सर्व करना है? सेंटर में। तो इसलिए आईएफएस विल नॉट बी द ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, तो आफ्टर दैट इंडियन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट, आईसीएलएस, इसको इडास बोलते हैं, आईडीएस, देयर आर मेनी अदर सर्विसेज। और एक ग्रुप बी सर्विस में आपकी पहली आती है, इसको बोलते हैं एफकस। ओके, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, डेनिक्स हो गए, डेनिप्स हो गए, पुडुचेरी सिविल सर्विस एंड पुडुचेरी पुलिस सर्विस। ये टोटल मिला के कुछ 22-23 सर्विस हो जाती है हमारी। बेस्ड अपॉन योर रैंकिंग एंड प्रेफरेंस यू विल गेट द सर्विस। ठीक है कि नहीं बात? अब जैसे मान लीजिए कोई टॉप 100 में है, अब उसमें कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, आईएएस मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए कोई एससी है, तो ही और शी विल गेट द आईएएस इवन ऑन 600। ठीक है ना? आईएएस कई बार 700 तक भी मिल जाता है, एसटी में तो मिल जाता है, शेड्यूल ट्राइब में। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। मेरा ये कास्ट धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपको एक बता रहा हूं कि आपको नॉलेज रहे कि किस रैंक तक कौन सा, क्योंकि हम तो जनरल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अगर फिर हम एससी एसटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर हम मेहनत उतनी कम कर देंगे। हमने एग्जाम हमेशा जनरल के अकॉर्डिंग ही देखना है। अगर आपका टॉप 100 में आया तो आईएएस लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब आपका रैंक ही 250 है, अब 250 तक आते आते फिर आईआरएस ही मिलेगा। आईआरएस भी 2 पार्ट्स में होता है, ये चीजें याद रखिएगा, नहीं तो कोई और लेक्चर ले लूंगा मैं इसके ऊपर आपका। देखिए आईआरएस इज डिवाइड टू 2 पार्ट्स। देखिए 2 है ये, एक तो आता है आईआरएस आईटी और दूसरा होता है आईआरएस सीएनसी। आईआरएस आईटी वाले तो हो गए जो आजकल बीबीसी के ऊपर बैठे हैं, इनकम टैक्स वाले। ठीक है कि नहीं?
और दूसरे हो गए IRS कस्टम एंड एक्साइज, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज भी बोल लेते हैं, बात तो एक ही है, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। इनका काम कहां पे रहेगा? पोर्ट्स मतलब बंदरगाह और एयरपोर्ट्स के ऊपर। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? नो, जनरली स्टूडेंट्स को 4 सर्विसेज की नॉलेज होती है सिविल सर्विस एग्जाम में, IAS, IPS, IRS एंड IFS, यही 4 सर्विस। ओके, हेवन बोर्न सर्विस, द IFS इज वन ऑफ द मोस्ट एलीट सर्विस, द सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी के अंदर होता है। ओनली 0.08% ऑफ द कैंडिडेट्स आर एबल टू क्वालिफाई फॉर द IFS। IAS का तो सीट भी फिर भी ठीक ठाक होता है। मान लीजिए आपका टोटल 800 वैकेंसीज है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि हाउ मेनी आर द टोटल वैकेंसीज, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 800 हैं, 900 हैं, ओके, इतनी वैकेंसीज है। तो इसमें से हम मान लेते हैं कि IAS का मान लो 150 मान लेते हैं, ठीक है, 120 से 150 IAS हो गया, ओके, 200 से 220 आप मान लीजिए IPS, रैंडम चलता रहता है ये, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। IRS ज्यादा हो जाएंगे, 250 के आसपास IRS लगा लीजिए। IFS कितना होगा? 6, 8, इतना होता है IFS का। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है IFS के लिए मिलना। बच्चों को IAS मिल जाता है, IFS नहीं मिल पाता। और IFS का फिर ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है उसका, 3.5 years ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, 3.5 साल का तो उसका ट्रेनिंग, एक चम्मच तक उठाना सिखाते हैं वो लोग कि बात कैसे की, एवरीथिंग। फिर आपको उसमें लैंग्वेज का पेपर भी होता है। IFS मतलब थोड़ा है, एज है उसके अंदर, बट सर्विस बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत ही बढ़िया है कि एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है, थोड़ा शांति भी है दिमाग की, कि ये नहीं कि कभी किसी SP का कॉल आ गया, कभी किसी DM का कॉल आ गया, ऐसे कोई इश्यूज नहीं रहते। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम रहता है। और थोड़ा ये हो जाता है कि थोड़ा जिनको होता है कनाडा कनूडा जाने का, हमारे पंजाब साइड में ज़्यादा होता है, चंडीगढ़ साइड में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसा जिनको थोड़ा क्रेज होता है तो वो भी ठीक है भाई, ऐसा सीन ठीक है कि अगर आपको फॉरेन भी जाना है तो वो भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है। एंड बट यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू आर डिमांडिंग फॉर कनाडा, यू हैव ऑल्सो हैव टू गो टू द अफगानिस्तान ऑल्सो, क्योंकि आपको हर एक कंट्री में सर्व करना पड़ेगा, तो ये तो कोई ऐसा है नहीं। बट हाँ, IFS में कंपटीशन काफी ज्यादा मतलब हार्ड होता है। बट हाँ, फिर भी स्टूडेंट का फर्स्ट चॉइस IAS ही रहता है। IAS फिर IAS है, देखिए IAS एक अलग वर्क डोमेन है उसका। और उसका ना मतलब फायदा क्या होता है, IAS का जो इन्फ्लुएंस है वो सभी डिपार्टमेंट्स में एक्सटेंड होता है, ये बहुत फायदा रहता है। जैसे IRS है, IRS IAS को कॉल नहीं कर सकता कि हाँ यार ये काम बंद करो, बट IAS हर एक को कॉल कर सकता है। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, आई एम गिविंग यू फ्यू पोस्ट, बहुत बड़ी चीज हो जाते हैं वो तो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, कैबिनेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ये IAS है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से ऊपर है। समझ रहे हैं ना लोग? तो मतलब पावर का कट कितना रहता है इनका। मतलब आई विल गिव यू द एग्जांपल कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वेरी बिग गन, वेरी बिग गन, बहुत बड़ी चीज है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए? जो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहेंगे 24 घंटे, तो वो चाहे तो मिनिस्टर के डिसीजन को भी ओवररूल कर देते हैं, अदर देन द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब IAS का जो एज रहता है वो काफी सुप्रीम रहता है। और IAS में फायदा क्या रहता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिल जाता है। IPS में भी चलो ठीक है, IPS का थोड़ा मतलब जो डोमेन है वो कम है। IPS विल वर्क अंडर द IAS, अंडर द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, वो क्लियर बताता है आपका दैट एवरी IPS ऑफ दिस कंट्री शैल वर्क अंडर द IAS। IPS को किसके अंडर काम करना है? इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था किसका सब्जेक्ट है? IPS का नहीं है, किसका है? IAS का। हमारे एरिया में दंगा हो गया तो दंगे में SP विल कॉल टू द DM कि सर ऐसे दंगा हो गया तो क्या करें, तो DM कहेगा कि बातचीत करो, तो कहेंगे सर बातचीत तो कर लिया, अब नहीं मान रहे, तो टीयर गैस, यू नो द टीयर गैस, टीयर गैस छोड़ दो, वाटर कैनॉन्स पता है, पानी की बौछार, वो सब DM बोल रहा है SPO करने के लिए, ठीक है, वाटर कैनॉन्स छोड़ दो, क्या सर अभी भी नहीं मान रहे, लाठी चार्ज कर दो, लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, अभी भी नहीं मान रहे, हवाई फायरिंग कर दो, DM इज गिविंग द ऑर्डर टू द SP, ठीक है सर हवाई फायरिंग पे भी नहीं मान रहे, गोली मार दो। तो उसमें पहले टारगेट किया जाएगा, वो दे विल नॉट से कि ऐसे अंधाधुंध फायरिंग कर दो भाई, लोगों को मार दो, वो कहेंगे भाई जवानों को मारना।
दंगे में तो जवान ही आएंगे, कोई 80-90 साल का तो आएगा नहीं। यंगस्टर्स के अंदर ये होता है कि वो दंगा कर सकते हैं, दे विल कम। तो डीएम विल गिव द ऑर्डर कि पैरों में मारना, कि ऐसा नहीं कि छाती में मार दे मर जाए बंदा, कि वो पैरों में मारना कि उसको हॉस्पिटल लेके जा सके। और मान लीजिए कंडीशन और ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, देन द डीएम विल गिव द ऑर्डर शूट एट साइट, खत्म कर दो, जो भी आ गया है उसे मार दो। और उसके बाद ऑर्डर, प्रोहिबिटरी ऑर्डर लग जाएगा। आपने शायद से पता नहीं, काफी ने सुना होगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा, सेक्शन 144 सीआरपीसी, धारा 144 लगा दी जाएगी कि 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो मतलब आईएएस का जो वर्क डोमेन है मतलब काफी अच्छा है। अगर कोई और लेक्चर ले लीजिएगा मेरे से उसके ऊपर, कि मतलब एज कम्पेयर टू आईपीएस का भी वर्क डोमेन अच्छा है, बट एट लास्ट ही हैज टू वर्क अंडर द आईएएस। और आईएफएस वालों का तो कोई काम ही नहीं है ना। आईएफएस वाले का क्या काम है आईएएस आईपीएस से, वो अपना अलग काम करे। आईएफएस तो बैठता ही 2 जगह पे है, इधर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसके बाहर वो जाता ही नहीं है, उसका एरिया भी वही है। अब डीएम को तो पता नहीं कहां जाना पड़े, एसपी को कहां जाना पड़े। आप देखिए जैसे कंजावला में भी केस हो गया था, या फिर श्रद्धा मर्डर केस हो गया, हर टाइप का देखना पड़ता है। बीइंग आईपीएस, आईएएस को भी जाना पड़ता है, बट आईएफएस का जो वर्क डोमेन है वो काफी ज्यादा मतलब लिमिटेड है और चीजों के अंदर। ओके, सो अगेन आई वांट टू आस्क यू, एवरीबॉडी इज क्लियर, which is our exam conducting body? UPSC. What is the name of our examination? Civil Service Examination, CSC. And which are the basic services into their total 22 to 23 services? It is joined to 3 parts. कौन कौन से है? पहला कौन सा है? AIS. What is AIS? All India Service. दूसरा कौन सा है? Central Service Group A. और थर्ड कौन सा है? Central Service Group B. AIS ही आप याद रखिए मेनली। तो AIS में 2 सर्विसेज आ रही हैं अपनी, IAS एंड IPS। वैसे AIS में 3 सर्विस आती हैं, IAS, IPS एंड फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। बट फॉरेस्ट का एग्जाम हमारे वाले से अलग है, तो हमें उससे क्या लेना, बट हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर। ओके, अब हम समझते हैं। प्लीज ओपन योर रजिस्टर। व्हाट इज यूपीएससी? काइंडली रीड दैट। यूपीएस सब ये पढ़ेंगे। ओके, यूपीएससी इज द वॉचडॉग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वॉचडॉग? प्लीज रीड इट बाय योरसेल्फ। मैंने मीनिंग लिखवाया, पहले पढ़िए। ठीक है, कौन बताना चाहेगा? बताओ फिर। So, who monitors the behavior of a particular individual? वेरी गुड। तो एग्जांपल दे दो इस पे एक आधा। जैसे कि फाइनेंस मार्केट में सेबी है। वेरी गुड। सेबी सुना है आप लोगों ने? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी तो पता होना चाहिए आपको, अडानी का इशू चल रहा है, तो अभी तो बड़े विजिलांते में है अभी वो। ओके, तो मतलब आई एम अ वॉचडॉग ओवर यू, योर फैमिली मेंबर्स आर द वॉचडॉग ओवर यू, who monitors the behavior of the individual. Okay, so UPSC is the watchdog of the merit system in India. Okay, then after that UPSC is concerned with the recruitment of which officers? AIS, CSGA and CSGB. समझ आ रहा है सबको यहाँ पे at the back? ठीक है। And further UPSC is consulted on various promotional as well as the disciplinary. UPSC next पैरा पढ़ेंगे। UPSC is the constitutional body under which article? Article 315 to Article 323. ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। पार्ट कौन सा है? 14। वैसे आगे आएगा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको भी याद दिला दूं। हमारी बॉडी है भाई ये, तो हमारा तो डायरेक्ट रिलेशन इसी से आप लोगों का, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। पार्ट कौन सा है? 14, विच डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड विद द यूपीएससी। क्लियर? बट यूपीएससी इज नॉट कंसर्न्ड विद विच थिंग? दे आर 4 थिंग्स। विच आर दीज? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेनिंग। एवरीबॉडी इज क्लियर? ये 4 चीजें यूपीएससी में आपको बता रहा हूं ना। यूपीएससी सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा और एक इंटरव्यू के लिए जाओगे आप। इंटरव्यू के बाद आपको यूपीएससी कोई पूछेगा भी नहीं। उसके बाद जो आपके सारे अफेयर्स हैं वो डीओपीटी देखेगा। व्हाट इज डीओपीटी? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। और डीओपीटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। एंड हु इज द इंचार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री? प्राइम मिनिस्टर। तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहता होगा ना इसके ऊपर। तो क्लियर? तो दैट इज द थिंग। दोबारा एक बार बताइए प्लीज, ओपन फ्रॉम द बिगिनिंग। यूपीएससी इज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? तो आफ्टर दैट यूपीएससी इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट ऑफ AIS, second CSGA and third CSGB. Okay, then after it is a constitutional body under article, देखिए रजिस्टर में आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। पार्ट कौन सा है? 14। ओके, बाकी आई कहानी। यूपीएससी इज नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड सर्विस। मतलब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस का मतलब IAS, IPS, IFS, RS। आपका सैलरी कितना रहेगा?
ये यूपीएससी का काम नहीं है। ओके, थर्ड क्या है, आपको कौन सी स्टेट मिलेगी, ये भी यूपीएससी, और ट्रेनिंग भी आपका नहीं देगा। ये चारों चीजें कौन देखेगा, डीओपीटी। व्हाट इज डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एंड डीओपीटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, एंड हु इज द इंचार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर। एवरीबडी इज क्लियर? फॉर द लास्ट टाइम प्लीज टेल मी अगेन, यूपीएससी इज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया. इट इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट ऑफ एआईएस, सीएसजीए एंड सीएसजीबी. हमसे कोई पूछ रहा है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम बोले आईएएस, ये क्या बात बनी, इट कंप्लीटली नॉनसेंस. क्योंकि आईएएस का कौन सा एग्जाम है, स्टूडेंट रिजेक्ट हो गया था इंटरव्यू में इसके ऊपर, उससे वैसे ही पूछ लिया, 2013 का बात था, स्टूडेंट से पूछ लिया कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ही सेड कि दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आईपीएस. तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो सिविल सर्विस के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, आप आईपीएस की तैयारी के लिए आए हैं. ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, भगा दिया उसे. अब पता है नहीं कि आप कौन से एग्जाम की, एग्जाम आपका कौन सा है, एग्जाम हमारा सिविल सर्विसेज है, वो तो हमें जो रैंक मिलेगा हम वही लेंगे ना. मतलब इट मींस अगर आप कहते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस एंड सपोज यू डिडंट गॉट द आईपीएस, यू विल रिजेक्ट ऑल द सर्विसेज. नो, इट विल, आई डोंट थिंक सो यू हैव सो मच ऑफ द बिग हार्ट कि मतलब आप ऐसे रिजेक्ट करिए, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली. तो मतलब हमें बहुत क्लियर रहना पड़ेगा उसके आगे, इन व्हाट इज योर एज, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड. ठीक है ना, जितना आपका एज होगा उतना तो उनका एक्सपीरियंस है. एंड देयर इज 7 मेंबर बोर्ड, वो आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस पूछेंगे, दैट व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड टू एवरी कैंडिडेट, कि व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. देखिए, ये तो सबको पता है कि आपको देश की सेवा करनी है, ये तो मैं भी जानता ही हूँ, बट इसके अलावा आप क्यों एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बताइए. Why your first preference is IAS? Depending upon the rank. What is your first preference? Why you want to become the IAS? क्या मतलब है ये? मस्ती कर रही हैं आप, बताओ. Why? Most powerful service. अरे Why? Kirit? Sir, IAS. Why? Because I feel there is a problem in our education system and हाँ. we want to resolve it. Very good. Tony? IAS, but why? All right. अब तो IAS. Supreme power. Supreme power. Why? Control administration and power. Okay, good. IPS. Okay. IPS. For implementing and enforcing all the laws which are enacted by the government. Good. Okay. Why? Okay. Why? All right. Why? Because so I want to go into the services and law and order. Hmm. All right. क्यों अब अभी हर्षिका को आप पेन लगा रहे थे ना, आप बताओ तो. Why? सुप्रीम पावर. क्यों अथॉरिटेटिव हो आप? आपको सेम ही रहेगा दोनों का. हाँ, नहीं आपका सेम ही रहेगा. आपका वाई? रेप्यूटेड है, इट विल गिव यू द सोशल स्टेटस, है ना. ओके, ठीक है. देखिए बोलो. एक आंसर दे सकते हाँ. हैं. The present situation of the world is facing 5 types of problems: extreme nationalism, economic imperialism, हाँ राइट. हाँ, resource crisis and environment pollution, वेरी गुड. and lowering of consciousness level of the human being. हाँ. And so, as an IAS officer, we can serve and try to sort out these problems. for ये the future generation. अच्छा है ये कि मतलब आपने एक प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो. ठीक है, मतलब हमें कुछ ना कुछ, देखिए ये तो नहीं चलेगा आंसर आप सबको प्रैक्टिकली पता ही है कि हम पावर बोल दें, ये तो नहीं चलेगा. जैसे मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था, तो दे आस्क्ड मी दैट माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आईएएस एंड माय फर्स्ट द प्रेफरेंस स्टेट वाज द जेके, जम्मू एंड कश्मीर. तो मेरा जो प्रेफरेंस स्टेट था वो बहुत ऑड था,
कंपैरेटिवली. तो दे सेड कि व्हाई यू वांट टू बिकम ए IAS. सो आई सेड दैट द जॉब फिट्स इन माय एप्टीट्यूड. कि जो सिविल सर्विसेज का जॉब है ये मेरे एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग है, तो मैं इसको इजीली सर्व कर सकता हूँ. आई कैन नॉट बी अ गुड बैंक मैनेजर, आई कैन नॉट बी अ गुड SSC एम्प्लॉय, बट आई विल बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. तो आपका जो आंसर होना चाहिए बहुत लेजिटिमेट होना चाहिए कि उसे हमें मतलब यू शुड नॉट सर्व अ कॉस्मेटिक आंसर. कॉस्मेटिक आंसर इज कुक्ड आंसर. कुक्ड आंसर इट शुड नॉट बी द कुक्ड आंसर. हाँ, एवरीबडी नोज अबाउट दैट यू आर गोइंग फॉर द पावर, फॉर द स्टेटस, फॉर द रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी. और उसको हम ब्लंटली नहीं कह सकते ना, उसको कहेगा भाई क्या, भाई इनका क्या हिसाब है, तो डायरेक्ट ही हो गए. और मतलब तब तक आप में मैच्योरिटी का लेवल बहुत अलग हो जाएगा. आप मतलब जो चीज़ों को देखने का आपका व्यू पॉइंट है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा. तभी मैं आप सबको समझाता हूँ शुरू से कि आप थोड़ा ना मतलब सिविल सर्विसेज में बाहर की दुनिया में कम रहिए, अपने अंदर ज़्यादा रहिए. दोस्त यार हो गए, उठना बैठना हो गया, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ठीक है. हम यूनिवर्सिटी में हम देखते ही हैं हर रोज, ये मतलब उस स्टेटस तक जा ठीक रहता है कि मतलब दोस्ती यारी हो गई, इसके पीछे भाग लिए, उसके पीछे भाग लिए, दोस्त ने कहा चलो आज बैठ जाते हैं. तो दैट्स व्हाई फॉर द लाइक वी से ना दैट फॉर लेजी पीपल हार्ड वर्क इज अ अननेसेसरी एक्सरसाइज. मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में. किसी ने कहा खा लो, खा लिया, पढ़ गए, सो गए, उठ गए, जाग गए, पता ही नहीं है किसी चीज का कि मतलब आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए लाइफ की, या फिर लाइफ को चलाना क्या चाहिए, पर्पस क्या है लाइफ का. लाइफ में कुछ गोल भी होता है, उसको अचीव कैसे किया जाए. ऐसा नहीं कि यू बिकम टू मच सोफिस्टिकेटेड. इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट कि आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाएं. ऐसा भी नहीं है. ये नहीं कि आप अपने आप को खो दें उस तैयारी में, बट हाँ एक सेंसिटिविटी डेवलप हो जाए आपके अंदर. सो लेट्स सी अबाउट दिस, काइंडली सी. सो प्रीवियसली यहां तक सबको क्लियर है जहां तक हमने डिस्कस किया. तो पहले यूपीएससी का नाम क्या था? FPSC. ठीक है, ये तो आप घर पे ही पढ़ सकते हैं. देन वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमीशन? धौलपुर हाउस, यूपीएससी भवन, न्यू दिल्ली. ओके. देन आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स ने क्या सेटअप किया था? रॉयल कमीशन और द सुपीरियर सिविल सर्विस. इट वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड लियो फेयरहैम, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1923. मैं आपको ट्रेनिंग का ही बताता हूं. देखिए ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था अपने यहाँ पे. तो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये तो इतना पता होगा आप सबको. ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया. तो उस टाइम पे ना जो ट्रेनिंग होता था ये कहाँ पे होता था? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन एंड डबलिन, यहाँ पे होता था ट्रेनिंग. ये काफी बड़ा होता था ट्रेनिंग, 3-3.5 साल का होता था, क्योंकि उस टाइम एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं था. 6 महीने तो पहुंचने में ही लग जाते थे. कुछ ही सिविल सर्वेंट्स होते थे इंडिया के. तो पहले ही रखते थे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन एंड डबलिन. वर्ल्ड वॉर 2 लग गया. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पूरी. पहले आपको याद रहेगा कहां थे पहले ट्रेनिंग? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन एंड डबलिन. ओके. फिर वर्ल्ड वॉर 2 लग गया. फ्रॉम 1939 टू 1945. हमें आजादी कब मिली? 1947 में. ठीक है. तो 1939 से 1945 तक अब यूके तो नहीं जा सकते हम लोग, तो देहरादून में एक टेम्परेरी कैंप लगा दिया गया. वहां पे सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग हो जाता था. फिर देहरादून के बाद 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली में सेटअप किया. आपने से पता नहीं कितनों को पता है, कश्मीरी गेट का पता है ना? Yes, sir. कश्मीरी गेट से पहले ना एक ऑफिस पड़ता है इंडिया का, बहुत बड़ा ऑफिस है वो, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. उसको ओरिजिनली बोलते हैं मेडिकल हाउस. ये चीजें याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू पूछ लेते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें. मेडिकल हाउस बोलते हैं उसे. वहां पे ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर दिया गया आफ्टर 1947, क्योंकि पहले तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 कहां पे भेज दिया? देहरादून. उसके बाद कहां पे आ गए? DRDO, मतलब यहाँ पे. ओके. फिर मेडिकल हाउस के बाद 1947 के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री बने नेहरू जी. नेहरू जी के बाद आए थे 1964 से 66 तक शास्त्री जी. फिर उन्होंने डिमांड किया कि यार सबको ना अलग कर दो और देहरादून मसूरी में नया ट्रेनिंग सेंटर बना दो, विच विल बी कॉल्ड एज द लबासना. अब ये तो लबासना में तो एवरीबडी नोज अबाउट द फुल फॉर्म, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. पहले ही एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होता था. लाल बहादुर शास्त्री तो उनकी डेथ के बाद हुआ होगा ना. नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट. फिर इन्होंने कहा कि यार ये तो एक ही ट्रेनिंग सेंटर है, हमें स्पेशलाइज चाहिए. तो पहला लबासना बनाया IAS के लिए, फिर बनाया स्वप्ना. ठीक है ना? स्वप्ना बनाया गया हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी फॉर पुलिस. ये कहां पे सेटअप हुआ? दैट इट वाज इनटू द हैदराबाद. ठीक है. फिर IRS वालों का बनाया गया नागपुर में, NADT, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. फिर फोर्थ बनाया
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ही FSI फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट, जहां पे किसका ट्रेनिंग होता था, IFS का, ठीक है। फिर अभी आपको पता है कि अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, S जयशंकर, ठीक है। इनसे पहले कौन थी, सुषमा स्वराज, तो उनकी डेथ हो गई, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उनकी डेथ के बाद उसका नाम क्या रख दिया गया, SSFSI। नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर, सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट। इंडिया में आज के टाइम पीरियड पे अपने पास सारी सर्विसेज के अलग वो हैं, व्हाट यू टॉक अबाउट दिस, द ट्रेनिंग सेंटर, एवरी सर्विस इज हैविंग देयर ओन ट्रेनिंग सेंटर, इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग सेंटर्स, ओके। और अगर आप देखेंगे तो मतलब यूएस में भी बहुत सारे कॉमन सेंटर्स ही हैं अगर टेक्निकली आप स्टडी करेंगे, बट इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर यू विल फाइंड ऑल द सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर्स, ओके। तो आगे देखते हैं लेटेस्ट जोन और कार्डर एलोकेशन पॉलिसी। जोन और कार्डर, नाउ यू विल एक्सप्लेन मी व्हाट इज, फोन वगैरह को साइलेंट पे रखिए प्लीज, कभी एक बार चेक कर लीजिए, प्लीज मेक इट ऑन द साइलेंट मोड, ओके। जोन और कार्डर देखिए, प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज जोन और कार्डर। पहले देखिए इसको, पढ़िए तो सही, व्हाट इज जोन और कार्डर। वो भी बताऊंगा बिल्कुल। बताइए व्हाट इज जोन और कार्डर, पीछे से कोई बताए, ट्राई कीजिए क्या है जोन और कार्डर। सर कार्डर तो एक पर्टिकुलर एरिया हो गया जहां पे सर्व कर रहे हैं, जोन जो है वो हमारे प्रॉपर कार्डर को जो हैंडल कर रहे हैं, भाई बिल्कुल। देखो पहले क्या होता था, ध्यान से समझना, पहले ना आज से 6 साल पहले की बात है, पहले क्या होता था कि आप IAS बने तो आपको हरियाणा भेज दिया, तो आप कहां के ऑफिसर हो गए, हरियाणा कार्डर, ठीक है। आपको बिहार भेज दिया तो आप कहां के ऑफिसर हो गए, बिहार कार्डर, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि ना ऑफिसर उस पर्टिकुलर स्टेट में रह जाता था, तो थोड़ा ना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रहा था इसके अंदर, तो गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि ना जोन बना देते हैं। अब जैसे जोन 1 है, जोन 1 में क्या है, पहला क्या है, एगमट, ओके। व्हाट इज एगमट, अरुणाचल, फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले तो ना, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। बाकी तो आगे वाले तो क्लियर ही होंगे। तो मतलब अब समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा इसे, अगर कोई किसी ऑफिसर को, देखिए जोन और कार्डर सिर्फ 2 सर्विसेज के होंगे, IAS और IPS के, बाकी किसी के नहीं होते। यू आर क्लियर विद दिस और नॉट, अंडरस्टूड माय व्यू पॉइंट। जोन और कार्डर कौन सी सर्विस के होंगे, IAS, बाकी सब में कोई जोन कार्डर नहीं होता। तो मतलब मान लीजिए इफ यू आर, जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, समझ लीजिए, तो यू विल गिव द एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से है तो उसका फर्स्ट जोन कौन सा होगा, बताओ बताओ जल्दी, जोन 2, एम आई राइट, समझ आ गया। अगर कोई स्टूडेंट नागालैंड से है उसका फर्स्ट जोन कौन सा होगा, जोन 4। नाउ यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, समझ आ गया। अगर कोई स्टूडेंट तेलंगाना से है उसका फर्स्ट जोन कौन सा होगा, जोन 5। अब समझ आ गया ना सबको, यही मतलब टेक्निकलिटी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मतलब व्हेन यू विल फिल अप द फॉर्म फॉर द मेंस रिटन और फॉर द इंटरव्यू, तो आपने जोन भरेंगे। तो मतलब जैसे जो दिल्ली वाले हैं ना, वो ज्यादातर जोन 1 भरते हैं, जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं वो ज्यादातर जोन, क्योंकि जोन 1 में फायदा क्या है, एक तो हरियाणा पंजाब मिल जाएंगे आसपास के, दीज आर द नियर बाय, बट एगमट में वो फंस जाते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, अभी ना एक इशू आया था, एक IAS ऑफिसर थे, वो कुत्ता लेके चले गए थे अपना, याद है आपको, स्टेडियम के अंदर घुमाने के लिए, फिर उनको कहां पे भेजा था, लद्दाख, और दूसरे को अरुणाचल। तो वो मतलब जोन 1 के हुए ना, प्लीज सी इन द रजिस्टर, दे बिलोंग टू द जोन 1 ना। एगमट का फुल फॉर्म क्या है, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूटीज। अरुणाचल तो हो गया उधर, मतलब एगमट का है, और यूटीज में लद्दाख आ गया, लद्दाख इज अ यूटी। नाउ यू एग्री। जोन 1 का सबसे ज्यादा फायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि 1 मिनट में वो दिल्ली भी बिठा देगा और 1 मिनट में दमन एंड दीव भी डाल देगा, पुडुचेरी भी डाल देगा, ठीक है कि नहीं। तो जनरली जो आपको मैं अभी बता देता हूं, वैसे इट इज टू अर्ली टू इन्फॉर्म यू, जनरली जो दिल्ली का स्टूडेंट होता है वो फर्स्ट प्रेफरेंस रखता है जोन 2, ठीक है कि नहीं, और उसकी सेकंड प्रेफरेंस होती है जोन 1, क्योंकि जोन 1 में दिल्ली वाले को दिल्ली तो मिलेगा नहीं एज ए IAS, लगते ही थोड़ा ना दिल्ली बिठा देंगे, लगते तो पहले तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दिलवाएंगे एज ए DM DC जो भी, तो जनरली भेज दे पुडुचेरी, पुडुचेरी जाके फिर एडजस्ट होना, ये सब चीजें काफी मुश्किल होती हैं, ओके। तो दैट्स वाई कि जोन 2 जोन 1 इस तरीके से। अब इसको जोन बनाया क्यों गया,
मतलब इफ यू आर द ऑफिसर ऑफ द जोन 2 देन यू कैन बी ट्रांसफर इनटू ऑल द 4 एरियाज. नाउ यू आर क्लियर विद दिस जोन. जैसे जोन 2 में कौन कौन से एरियाज है जल्दी से बताइए. यूपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा. तो मतलब आप जोन 2 के ऑफिसर बनने के बाद कितनी स्टेट्स में काम कर सकते हो? 4 स्टेट्स. नाउ यू आर क्लियर विद दिस. पहले क्या सिस्टम था? एक ही स्टेट था, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था गवर्नमेंट को. और बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आओगे तो आओगी, वो तो जब आपका टाइम आएगा. वैसे तो जो मिनिमम टाइम होता है 18 साल होता है. आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 18 ईयर्स इन द सर्विस यू विल गेट इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो डेपुटेशन में बुलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अब वो उनकी मर्जी है वो कब तक रखेगी. अब बट व्हेन यू एंटर इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो काफ़ी अच्छा है. एक बार तो हर एक ऑफिसर चाहता ही है, नेचुरल सी बात है कि आई शुड सर्व इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट की इट इज़ द नर्व सेंटर ऑफ इंडिया ना. तो मतलब क्या पावर है पूरी, तो वो देखना ही चाहता है. क्योंकि देखिए डीएम जैसे हो गए, जनरली स्टूडेंट क्या जानता है? डीएम. ओके, आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में दैट सर आई वांट टू बिकम डीएम. नो, आई वांट टू बिकम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर. आई वांट टू बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. डीएम तो एक बहुत बेसिक पोस्ट है. आईएएस में जो सबसे बेसिक पोस्ट है वो डीएम है. चीफ सेक्रेटरी भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं. और फिर आप आगे देख सकते हैं दैट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी एज 60. मतलब यू विल सी द एंटायर, जो भी काम हो रहे हैं इंडिया में वो कैबिनेट सेक्रेटरी देखेंगे. उनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. चाहे रफाल डील हो गई. वी आर हैविंग द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे इंडिया में बहुत कहीं पे भी नहीं है वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम. जैसे हमारे यहाँ पे एमएचए है, एवरीबॉडी नोज अबाउट एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, इसके 2 हेड होंगे. एक तो होगा पॉलिटिकल हेड और दूसरे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव. ध्यान से समझिएगा इसे और लाइफ टाइम इसे याद भी रखिएगा. मिनिस्ट्री के डुअल हेड का सिस्टम है हमारे यहाँ पे. अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पॉलिटिकल हेड कौन होंगे? अमित शाह. और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होम सेक्रेटरी. होम सेक्रेटरी आईएएस, बात खत्म हो गया. रैंक 1 आईएएस ऑफ द होम मिनिस्ट्री विल बी द होम सेक्रेटरी. बहुत पावरफुल होते हैं ये. मतलब होम सेक्रेटरी किसके साथ रहेंगे? अमित शाह के साथ रहेंगे. अमित शाह जी का एक एक डिसीजन किसके कहने पर होगा? होम सेक्रेटरी. होम पॉलिटिशियन कर ही नहीं सकता आईएएस के बिना कुछ भी. वो पेन भी नहीं हिला सकता. आईएएस ही बताएगा सर यहाँ पे साइन करना है, ये है, ये पॉलिसी है, ये बनाई जाएगी, इसको ऐसे सब कुछ वही कर रहा है. सब कुछ आप ही करेंगे एट द एंड ऑफ द डे. पॉलिटिशियन एवरीथिंग विल बी डन बाय यू. जो नाम चलेगा वो पॉलिटिशियन का होगा, क्योंकि यू आर सिलेक्टेड, ही इज इलेक्टेड. ये प्लीज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके, देन आफ्टर दैट लाइक द एमओडी. तो जल्दी आप लोग बताएंगे एमओडी के पॉलिटिकल हेड कौन हो गए? एमओडी राजनाथ सिंह, एम आई राइट? और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन हो गए? डिफेंस सेक्रेटरी. समझ आ रहा है ना? डुअल सिस्टम है इंडिया के अंदर बहुत अच्छा. वैसे ही एमओएफ, व्हाट इज एमओएफ? फाइनेंस. फाइनेंस की पॉलिटिकल हेड कौन होंगी? निर्मला सीतारमण. और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड फाइनेंस सेक्रेटरी. यू क्लियर नोट? मतलब कितना जबरदस्त सिस्टम है. फाइनल हर चीज तो आईएएस ही करेगा, उसके बिना कैसे हो सकता है? वही बताएगा. जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी को फ्रेम करना है, उसे लागू करना है, कितना फंड चाहिए, सब कुछ आईएएस ही कर रहा है. बट हाँ, जो उसको फाइनल ग्रीन सिग्नल देने वाला है वो कौन है? वो गवर्नमेंट है. यू गेटिंग दिस पॉइंट? नो. तो गवर्नमेंट मींस पॉलिटिशियंस, दोज आर वर्किंग. और उस पॉलिटिशियन को इलेक्ट करने में एक वोट उस आईएएस ने भी दिया है. तो इसलिए यू विल नॉट बी, गवर्नमेंट आपको रिस्पेक्ट करेगी, नॉट द सिटीजन. सिटीजन के साथ अपना इंटरेक्शन नहीं है ना. तो दैट्स व्हाई व्हाट यू आर डूइंग इज अ सर्विस. नौकरशाह यही बोलते हैं ना हमें. सिविल सर्वेंट को नौकरशाही तो बोलते हैं कि यू आर डूइंग द सिविल सर्विस. और पॉलिटिशियन ऐसा नहीं होता. पॉलिटिशियन इज फॉर द पीपल. How all are working under the Constitution of India. Okay, which day is celebrated as a Civil Services Day? April 21 every year. ये आपको याद रखना है. देखिए जैसे अगर आप इस सर्विसेज की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो जैसे हमारे लिए होली, दीपावली और ईद है, तो वैसे ही हमारे लिए ये दिन होना चाहिए. हमारे तो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए बिकॉज इट इज अवर डे. दैट इज April 21 इज सेलिब्रेटेड एज अ सिविल सर्विसेज. ओके, थोड़ा आगे हम लिखते हैं. फ्रेश पेज, गिव द हेडिंग. पेपर 3, जल्दी से. Paper 3 GS2 like this. आगे लिखिए. Subjects 1, 2, 3, 4. First, Indian polity and constitution. Try using the short forms. Okay. First is the Indian polity and constitution. Second, governance
थर्ड, social issues and social justice, social issues and social justice, and fourth, international relations. ठीक है, तो ये टोटल आप लिख लीजिए 4 सब्जेक्ट्स 250 मार्क्स मेंस रिटन, 4 सब्जेक्ट्स 250 मार्क्स MW मेंस रिटन. पॉइंट्स बना लेंगे 1 2 3 4 दोबारा. फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस every year in the mains written in the MW from GS2, from the GS2 ये लिखिए 18 18 और 20 और 23 और 25. ब्रैकेट में लिख लीजिए रैंडम. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, मार्क्स डेडिकेशन पर क्वेश्चन इन मेंस रिटन, मार्क्स डेडिकेशन per question in the means written. Just write on this screen. ठीक है. थर्ड पॉइंट, वर्ड लिमिट पर क्वेश्चन इन मेंस रिटन, वर्ड लिमिट per question in means written. Screen. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द means written. Weightage of the subjects in the means written. Screen. I've written the short form. I think so everybody is able to understand. ये ऐसे बना लीजिएगा. Everybody is written. ठीक है. अब ऐसे कीजिए, you should leave 2 to 3 lines and give the subheading. What is Indian polity or constitution? What is short form यूज कीजिए ना, बार बार फिर आपको टाइम खराब होगा. स्क्रीन पे देख लीजिए. This is the short form. Write it down. What is Indian polity or constitution? ठीक है. चलिए. Indian polity or constitution basically refers to the Indian polity or constitution basically refers to the organizational structure of the government which includes parliament, state legislature, fundamental rights, constitutional and non-constitutional bodies, DPSP, union and state executive, judiciary, etc. ठीक है. All these institutions, कॉमा देखिए, all these institutions
are working in the light of, all these institutions are working in the light of important text known as constitution. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. सो वी कैन से दैट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर सेम इन नेचर. ठीक है. लीव टू लाइन्स एंड राइट in the form of a question. Okay, what is the relevance of Indian polity or constitution in UPSC CSC, or why the subject of Indian polity or constitution, or why the subject of Indian polity or constitution has been incorporated into the syllabus for UPSC CSC. ठीक है, इसका आंसर लिखिए. एवरी सब्जेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन is having some kind of relevance, it means the subject is having the direct relation with the duties required to be performed by a civil servant. Next para. The very reason that why the subject of Indian polity or constitution is incorporated into the syllabus for UPSC CSC is that every civil servant, whether IAS or IPS, IFS or IRS, IAS or IPS, IFS or IRS, Group A or Group B, all these civil servants or bureaucrats, should work in accordance with the COI. What is COI? Should work in accordance with the COI, and that is why this subject has been
This subject has been incorporated into the syllabus for UPSC CSC. Syllabus for UPSC CSC. Leave two lines, give the subheading. Some quotes or sayings. Some quotes or QUOTES. Some quotes or sayings on the Constitution. पहला लिखेंगे, according to our honorable Prime Minister, according to our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, our constitution is a ray, R-A-Y, ray of screen, hope को कैपिटल वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में, रे ऑफ होप. ओके, होप का फुल फॉर्म लिखिए. हार्मनी, अपॉर्चुनिटी, पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी. हार्मनी, अपॉर्चुनिटी, पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोड था. सेकंड कोड लिखिए, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन थॉमस सोवेल. According to Thomas Sowell, capital words inverted commas, the Constitution cannot protect us. The Constitution cannot protect us unless we protect the Constitution. Unless we protect the Constitution. थर्ड लिखेंगे, the purpose of the US Constitution is to limit the power of the federal government, not the American people. Understood? Federal government, not the American people. ठीक है, get relaxed for a minute, then we'll start the discussion. ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसका. प्लीज बी अटेंटिव. सो वी आर हैविंग द काइंडली ओपन फ्रॉम द बिगनिंग, जहां से हमने लिखना स्टार्ट किया है. इट इज द पेपर 3 GS2. मिल गया सबको ये? ठीक है. तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इनटू दिस? 4 सब्जेक्ट. पहला कौन सा है? इंडियन. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरनेशनल. ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 4 हो गए. मेंस रिटन के व्यू पॉइंट से लिखा है मैंने. और कितने मार्क्स हो गए? 250 मार्क्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर. इट इज रैंडम. 18 भी पूछे जा सकते हैं, 20 भी, 23 रैंडम रहता है. मतलब 15 भी आ जाते हैं कई बार, बट 15 काफी कम हो जाता है. 20 से 25 के बीच में आप मान के चलिए, इतना तो आएगा. ओके, मार्क्स एडिकेशन कितना है? 7, 10. कोई क्वेश्चन 7 का भी आ सकता है, तो कोई 20 का भी आ सकता है. ओके, और वर्ड लिमिट एवरीबडी इज क्लियर, और वेटेज भी क्लियर होगा.
ओके तो वेटेज में सबसे पहला कौन सा है? इंडियन पॉलिटी, सेकंड पे थर्ड एंड फोर्थ सोशल इशू। मतलब ना सेकंड और थर्ड पे मैंने वो करवाया ना, रिवर्सेबल है, कभी गवर्नेंस सेकंड पे आ जाता है, तो ये समझ लीजिए। ओके देन व्हाट इज द इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ध्यान से पढ़ेंगे सभी, ओपन कर लीजिए एक बार, पढ़ो इसको किरत यहाँ से। Indian polity or constitution basically refers to the organizational structure of the government, which includes parliament, state legislature, fundamental rights, constitutional and non-constitutional bodies, DPSPs, union and state executives, judiciary, etc. All these institutions are working in the light of important texts known as constitution. Some can say that Indian polity and constitution are same in nature. It is not, everybody is clear। देखिए दो सब्जेक्ट एक ही है, आपको नहीं कंफ्यूज होना। तो आपके तो सिलेबस में इतना है ही नहीं, लॉ में पढ़ाते हैं तो बहुत लंबा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक। लॉ में लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं तो कम से कम एक साल चल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। आपके तो केस स्टडीज ही कुछ मिला के 20-30 हैं, बहुत कम है ही सिलेबस अगर देखा जाए तो। अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो जीवन निकल जाएगा। अगर आप पूरा देखेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको देखना है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। पहले तो हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है। इंडियन पॉलिटी रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद। स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यूपीएससी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे क्या है? पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी। स्ट्रक्चर है ये गवर्नमेंट का, और इस स्ट्रक्चर को हमने एक टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है किसके अंदर? बात एक ही तो हुई, या उसे इंडियन पॉलिटी बोल लो या कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो, बात एक ही है। द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंडियन पॉलिटी। और जब हमने उस स्ट्रक्चर को एक बुक के रूप में लिख दिया तो उसको क्या बोल दिया हमने? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स हैं और अलग अलग टेक्निकलिटीज हैं, हर फ्लोर का अपना डिपार्टमेंट है मान लीजिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट और फ्लोर्स तो क्या हो गए? पॉलिटी। और अगर इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक बुक लिख देंगे हम तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। लिखने से ना बहुत फायदा होता है। लिखने का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो ओरल भी हो सकता है, मतलब हमने बोल दिया। ओरल चीज की वैलिडिटी नहीं होती। हमने किसी को बोल दिया हम फला फला आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, उस दिन दिए नहीं, ऐसे ही होता है ना। बिजनेस में वो कहता है लिख के दो मेरे को कि इतना तुम दोगे। डिवोर्स होगा तो रिटर्न होगा वो, क्यों? क्योंकि डिवोर्स में वो क्लैरिटी देगा कि भाई हम इतनी एलिमनी देंगे बच्चे की, सेकंड पार्टी के ऊपर इतना मुआवजा जाएगा, इतना हमने लिया है तो इतना हमें देना भी पड़ेगा, तो पूरा उसको क्लियर रखा जाएगा। तो रिटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसलिए उसको कोडिफाई कर देते हैं। इंडियन पॉलिटी, एवरीबडी इज क्लियर, इंडियन पॉलिटी रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द टेक्स्ट। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को जो हमने टेक्स्ट में लिख दिया तो उसको क्या बोल देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात एक ही है, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकंड इज द व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ द इंडियन पॉलिटी। जनरली ना स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रहता है कि हमें इतने सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ज्योग्राफी क्यों पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटी क्यों पढ़ाया जा रहा है, इतना सब्जेक्ट जान के बनाया है यूपीएससी ने? नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग सम काइंड ऑफ रेलिवेंस, कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए तो सब्जेक्ट डाला गया है। ऐसे थोड़ी होगा कि यूपीएससी का मन करा एग्जाम को टफ बनाने और सब्जेक्ट डाल दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यूपीएससी कोई ना समझ बॉडी थोड़ी है, बहुत समझदार है वो लोग। इट मीन्स कि जो सब्जेक्ट डाला गया, दैट सब्जेक्ट इज हैविंग डायरेक्ट रिलेशन विद माय जॉब। एम आई राइट? जैसे मेडिकल का स्टूडेंट एनाटॉमी पढ़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, उसका जॉब से रिलेशन होगा ना, तभी तो पढ़ रहा है वो। तो मतलब हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का जॉब से कुछ रिलेशन होगा। बताइए क्या रिलेशन है? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो बहुत आसान है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग स्टडीड बाय यू? बोलो बोलो। एग्जीक्यूट करना है, उसी के क्षेत्र में काम करना है, ठीक है ना। मतलब एवरी ऑफिसर शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी क्यों पढ़ाया जा रहा है? ज्योग्राफी बताइए, सोचिए, बताओ निशा। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब भाई आप आईएएस बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए आपके एरिया का ज्योग्राफी कैसा है। अगर आप हिमाचल में आईएएस लगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा माउंटेनियस एरिया है। अगर आप राजस्थान में लगे, आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है, ये यहाँ का सॉइल कैसा है। क्लियर? इसलिए आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जा रहा है? हिस्ट्री तो लॉजिकल है। जब तक पास नहीं पता होगा, आगे का क्या पता होगा हमें ये नहीं पता कि हमारा इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, पहले हमारी एजिस क्या थी, मेडिवल क्या था, मॉडर्न क्या था, तो इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है।
हाँ डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। क्लियर? हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई। एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग सम काइंड ऑफ लॉजिक। हर सब्जेक्ट की कुछ रेशनैलिटी है, देयर इज सम रेशनल कैरेक्टर बिहाइंड द सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई द सब्जेक्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। ऐसा नहीं है कि कमीशन ने एग्जाम को मुश्किल बनाने के लिए सब्जेक्ट डाल दिया। हर सब्जेक्ट का IFS, एम आई राइट, इंटरनेशनल रिलेशन का डायरेक्ट रिलेशन IFS से है भाई। आपको पता होना चाहिए यूक्रेन क्राइसिस क्या है, रशिया के साथ वॉर चल रहा है तो क्या चल रहा है, उसके बीच में हम तेल ले रहे हैं उनसे, वी आर बाइंग द ऑयल, तो वो ऑयल डिप्लोमेसी क्या है। हमने कोविड में लाखों वैक्सीन फ्री में दे दी फॉरेन कंट्रीज को, तो कोविड डिप्लोमेसी इंडिया की क्या है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अभी जैसे इंडिया में G20 का मीटिंग होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए ना G20 क्या है, और G20 इज द टॉपिक ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस और नॉट? तो मतलब हर टॉपिक को यूपीएससी कवर्स ऑल द सब्जेक्ट्स, एवरी सब्जेक्ट। मतलब वो हर फील्ड को यूपीएससी का कोशिश रहता है कि वो हर फील्ड को ना बच्चे को टच करवा दे। मतलब ऐसा ना रहे कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, हर फील्ड को टच करवा दिया जाए, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, साइंस एंड टेक हो, आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ठीक है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो काम वो इंजीनियर ही करेगा ना जो बैठा है, बट आपको पता तो होना चाहिए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। दैट्स व्हाई हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है किसके साथ, आपकी जॉब के साथ। कल को मान लीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में IAS लग गए, हमेशा DM थोड़ी बने रहेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, into different kind of departments. So that is why the particular subject is being included. Everybody is clear with this? Okay. We have discussed about what is the Indian polity and constitution. Then there are few quotes. We have written how many quotes? I think 3 quotes are there. तो एक दो मन करे तो आप याद कर लीजिएगा इसको। कोट्स मैं अभी नहीं बताऊंगा कहाँ पे यूज होंगे, बट आपको फिर भी 3 तो मैंने बता दिए, 4-5 आप भी लिखिएगा। मतलब 5-7 कोट लिखेंगे तो जाके 2-3 याद होंगे अपने को, और ये मैं फिर आगे बताऊंगा। अभी वो स्टेज नहीं है कि हमको कोर्स को कहाँ पे यूज करना है। ओके, सो अप टू दिस विल बी डन टुडे। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अभी हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस। अभी हमें कल जो करना है, कल के लेक्चर में हम करेंगे वेटेज क्या है इंडियन पॉलिटी का, ओके, सिविल सर्विसेज में, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन स्टडी मटेरियल फॉर द इंडियन पॉलिटी, हमें क्या क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना है इसके लिए, देन कीवर्ड्स, देन विल स्टार्ट विद द प्रॉपर सिलेबस क्लियर फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, बिकॉज वी आर हैविंग द क्लास ऑलमोस्ट अप टू द दिस 28th of February, ओके। तो उसके बाद मार्च में तो क्लास नहीं हो पाएगा आपका मेरे से, तो फिर देखेंगे जैसे भी रहेगा आगे का शेड्यूल। अप्रैल में जब भी मेरा टाइम लगेगा मैं लगाऊंगा क्लास को, पर तब तक का अपना बेस बना लेंगे हम क्लियर। तो 28th of February तक जो भी आपका डाउट्स है, जैसे भी है, क्लास के बाद तो इतना टाइम नहीं लगता, बट आप कोशिश किया कीजिए। अपना भी क्लास चल रहा है 3:45 तक, अपना पॉलिटिकल साइंस है उसमें आना है, ठीक है ना। तो 3:45 दोज हु आर हैविंग द डाउट, आप 3:30 पौने 4 तक अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, इफ़ यू आर हैविंग द टाइम, ठीक है ना। तो उसमें आपको डिस्कशन करना है, कोई डाउट वगैरह है तो एट द टाइम आई कैन एड्रेस अबाउट दैट, ओके। तो क्योंकि फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल बी एंगेज विद द पॉलिटी ओनली, ओके। तो कल आपको ना ये क्लियर करवा देंगे आपको कौन सा बुक लेना है, थोड़ा स्टूडेंट्स को होता है, ऐसे तो आपको पता ही होगा लक्ष्मीकांत इज द, इसमें तो NCERT तो इतना होता नहीं, बट फिर स्टिल विल डिस्कस फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑल दिस टॉपिक्स, ओके। So again, I am thankful to all of you for extending your complete cooperation. Please say down the question for you. Please write down. Why do we need a constitution? 250 words. ठीक है, तो tomorrow we'll discuss about this, even the question also and the other kind of. Okay, thank you.